नमस्कार साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति शास्त्र के नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में, जो कि बीए के थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप माइनर पेपर आपने पॉलिटिकल साइंस लिया हुआ है, मेजर में है, कोई भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। राजनीति शास्त्र आपका सब्जेक्ट है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान बोलो तो जो भी आप उचित समझें बोल सकते हैं। राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान की अगर बात की तो उसमें आपको थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत क्या पढ़ना होता है। थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत आपको पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, यानी कि भारत में राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में जानना होता है। अब भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं क्या, बेसिकली इसके बारे में हम लोग डिटेल में आज की वीडियो के माध्यम से जानेंगे ही। इसके साथ ही साथ चैप्टर वाइज जो वीडियो होंगी वो भी आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको शुक्ला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर ही सारी वीडियोज़ और सारे लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। यहाँ तक कि मॉडल पेपर और मैराथन क्लास, महासंग्राम रिवीजन क्लास, सब कुछ आपको चैनल पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और मैं प्रयास करूँगा कि अब की बार पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाने का प्रयास किया जाए। ठीक है, 2024 और 25 की परीक्षाओं के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस में बीए थर्ड सेमेस्टर में आपको पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के बारे में पढ़ना है। तो इसके सिलेबस के बारे में, इसके पाठ्यक्रम के बारे में जानने का प्रयास आज की वीडियो के माध्यम से हमारा रहेगा। एक बार सभी दोस्त वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। ऐसे ही लगातार मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस में डिस्कस करवा दूंगा। तो आपके सब्जेक्ट क्या है, आप कमेंट करके बताओ कि सर जी हमारे ये सब्जेक्ट हैं, आप इस सब्जेक्ट की भी वीडियोज़ बना दीजिए। मैं प्रयास करूँगा हर एक सब्जेक्ट पर चर्चा करूँगा। हालांकि शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आप लोग तो जुड़े हुए हैं हमसे एक साल से, यानी आपने फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा, आपने सेकंड सेमेस्टर पढ़ा, अब आप थर्ड सेमेस्टर में आए तो शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके लिए कितना बेहतर करता है आप लोगों को तो पता हो गया होगा। ऐसे ही बेहतर पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ें और हमारे ऊपर विश्वास करें। मैं आपको एक प्रकार विश्वासम फलदायकम, आप विश्वास करेंगे तो आपको फल अवश्य मिलेगा। ठीक है, अगर आप विश्वास से पढ़ेंगे निश्चित तौर पर शुक्ला स्टडी पॉइंट ने आपको कभी निराश नहीं किया है, आपके लिए दिन रात मेहनत करी है। तो आप प्लीज़ शुक्ला स्टडी पॉइंट की मेहनत को समझें और चैनल को आगे बढ़वाने में आप हमारे साथ आएँ, मदद करें हमारी। ठीक है, चले अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या क्या पढ़ना है अपन को बीए के थर्ड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस में। देखिए, सबसे पहला चैप्टर आपका है उत्तर औपनिवेशिक भारत में। उत्तर औपनिवेशिक, उत्तर माने होता है बाद में, औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है, उपनिवेश क्या होता है, इस टर्म को मैं आपको समझाऊंगा। उपनिवेशवाद क्या होता है, उपनिवेशवाद का मतलब होता है जैसे कि इंग्लैंड वाले जोन रहे, यानी ब्रिटेन वाले। ब्रिटेन ऐसे कही थे चूँकि ब्रिटेन तीन देशों का समूह को कहते हैं। इंग्लैंड मात्र एक देश है। जब ब्रिटेन कहते हैं तो उसमें वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, ये सब शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन जो था एक प्रकार से साम्राज्यवादी नीति को अपनाता था, उपनिवेशवाद की विचारधारा को, यानी कि जैसे भारत में कंपनी भेजिस, कंपनी आए शासन करे लाग। अब कंपनी ने शासन वासन स्थापित किया, फिर उसके बाद 1858 का अधिनियम आया और कहा कि भैया चलो हटाओ, अब महारानी विक्टोरिया ज़्यादा मतलब कि डायरेक्ट शासन करी है भारत पे। यानी अब जो है कंपनी शासन खत्म, 1857 कई क्रांतिक बाद में कहा भा कि भाई अब भारत में तो शासन नहीं के पोते हो। तो अभी तक केवल कंपनी जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी इंग्लैंड की, वो शासन कर रही थी भारत पर 1857 तक, 1858 तक। और 1858 के अधिनियम के बाद में अब ब्रिटेन की महारानी खुद शासन करेंगी भारत पर, ब्रिटेन से ही कानून बनेगा और भारत में एक प्रकार से कानून लागू होगा। उपनिवेशवाद का सीधा सा मतलब होता है जैसे कि जो ब्रिटेन था ये भारत को ही नहीं बल्कि दुनिया के समस्त बड़े बड़े देशों को कब्जिया रखा था, उस पर एक प्रकार से आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक तरीके से हस्तक्षेप कर रखा था। तो यही है उपनिवेशवाद, यानी जो इंग्लैंड ने पूरे के पूरे संसार को कब्जाया। बाद में आप देखेंगे हर एक देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस मनाने की क्या ज़रूरत है भैया, इसलिए ज़रूरत है चूँकि स्वतंत्रता नहीं थी, चूँकि इंग्लैंड सब पर कब्जा लिया था, इसीलिए अमेरिका भी स्वतंत्रता दिवस अपना मनाता है। हर एक देश मनाते हैं, भारत मनाता है, पाकिस्तान मनाता है, बांग्लादेश मनाता है, सब मनाते हैं। तो उत्तर माने होता है बाद में, औपनिवेशिक भारत मतलब कि जब भारत ब्रिटेन के चंगुल में था और उसके बाद में स्वतंत्रता भारत को मिली 1947 में भारत स्वतंत्रता भारत को मिलती है 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद 1950 में संविधान लागू होता है और उस दौरान से लेकर के भारत में एक प्रकार से किस तरीके की विचारधारा रही, राजनीतिक चीज़ें क्या क्या रही, वही होता है उत्तर माने बाद में, यानी स्वतंत्रता के बाद वाला जो पोर्शन है, समय है, उसी को उत्तर औपनिवेशिक काल बोलते हैं। तो उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया, लोकतंत्रीकरण मतलब क्या होता है, भारत चूँकि प्रजातंत्र को फॉलो करता रहा शुरुआत से, तो लोकतंत्रीकरण की जो प्रक्रिया है वो भारत में कैसे पनपी, किस तरीके से लोकतंत्र को अपनाया भारत के लोगों ने, इन चीज़ों के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस करेंगे। और लोकतंत्र के क्या आयाम है, विभिन्न आयाम के बारे में, खास करके सामाजिक आयाम लोकतंत्र के,
आर्थिक आयाम लोकतंत्र के और राजनीतिक आयाम यानी पॉलिटिकल, यानी कि प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया एंड डायमेंशंस ऑफ डेमोक्रेसी, सोशल, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल, यानी कि उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया के बारे में समझते हुए हम लोकतंत्र के विभिन्न आयाम में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आयामों के बारे में समझेंगे विस्तार से। तो ये चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर आपका खलास होगा। इसके बाद में सेकंड चैप्टर में हम लोग पहुँचेंगे। सेकंड चैप्टर में हम लोग स्वतंत्रता के बाद से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले जो कारक रहे उन कारकों के बारे में जानेंगे, यानी कि फैक्टर्स शेपिंग द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम सिंस इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के बाद में भारतीय जो पॉलिटिकल सिस्टम है, भारतीय राजनीतिक जो व्यवस्था है, उस राजनीतिक व्यवस्था को किस तरीके का स्वरूप या किस तरीके का आकार दिया, किन कारकों ने दिया या किन कारकों का प्रभाव पड़ा, उन कारकों के बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी ग्रहण करेंगे। इसके तुरंत बाद हम पहुँचेंगे इकाई मतलब कि थर्ड चैप्टर के अंतर्गत, यानी तीसरे चैप्टर में। तीसरे चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे अर्धसंघवाद और गठबंधन के बारे में, यानी कि क्वेसी फेडरेशन मतलब कि फेडरलिज्म एंड जो है कोलिशन, यानी कि संघवाद क्या होता है, अर्धसंघवाद का मतलब क्या होता है और गठबंधन क्या होता है, पूरा विस्तार से हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में, तीसरे नंबर में। चौथे चैप्टर में हम लोग समझेंगे भारत में राजनीतिक दल और दल व्यवस्था, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं और जो है पार्टी सिस्टम इन इंडिया, भारत में राजनीतिक दल की क्या व्यवस्था है, किस तरीके की व्यवस्था है, इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी ग्रहण करेंगे। यानी अगर बात करें तो भारत में जो राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी, यानी जैसे भाजपा हो गई, कांग्रेस हो गई, या ऐसे भी जो पार्टियां हैं वो कैसे बनती हैं, पार्टियों का क्या दर्जा है, क्या उत्तरदायित्व होता है, क्या काम होता है, क्या विशेषताएं होती, क्या महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, सब कुछ बताऊंगा। एक भी प्रश्न जो आपके अच्छा, इसके साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होंगे, मैं इसे चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया मैंने, उसके बाद में चैप्टर नंबर 1 के ही नीचे मतलब कि तुरंत उसी चैप्टर में मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बता दूंगा। यानी इससे क्या होगा कि आपका चैप्टर के साथ साथ आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाओं की तैयारी भी होती रहेगी और लिखित टाइप की भी तैयारी होती रहेगी, यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सभी के लिए बेनिफिट होगा इससे, ठीक है। तो बहुत परेशान होने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। पांचवा जो चैप्टर है वो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रभाव। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, एक हाथों में सत्ता निहित ना हो। केंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता का एक हाथों में एक प्रकार से निहित होना, उसको केंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि बंटवारा कर देना, कि थोड़ा राज्य के अंडर में आए, थोड़ा केंद्र के, थोड़ा स्थानीय सरकारों के, इस तरीके से। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है शहरी और स्थानीय स्वशासन में, इसके बारे में बताएंगे। भारतीय संविधान का जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है उसमें इसी के बारे में बताया गया है। 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायतों से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन नगर पंचायतों से संबंधित है, जिसमें ग्राम पंचायतों में खास करके एक ग्राम प्रधान होता है, फिर उससे थोड़ा सा आप देखेंगे तो क्षेत्र पंचायत होती है, क्षेत्र पंचायतों का मुखिया ब्लॉक प्रमुख होता है, उसके अंदर जिला परिषद होती, जिला पंचायत होती, जिला पंचायत का मुखिया जिला पंचायत प्रमुख होता है, जिला पंचायत का अध्यक्ष होता है, जिला पंचायत चुनाव होता है गाँव में, वही जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो सभी मिल करके वोट देते हैं किसको, जिला पंचायत के अध्यक्ष को जितवाते हैं, तो वो जिला स्तर पर काम करते हैं। जो बीडीसी का चुनाव होता है, बीडीसी वाले जब सदस्य बनते हैं तो वो जब वोट देते हैं तो ब्लॉक प्रमुख बनते हैं, और जो प्रधान होते हैं वो एक प्रकार से प्रधान का चुनाव होता है गांव में, सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। यही एक प्रकार चीज़ें होती हैं, वो शहरों में तो वो अर्बन होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्लियर। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, दबाव समूह किसे कहते हैं। दबाव समूह मतलब होता है प्रेशर ग्रुप। दबाव समूह की अगर बात की जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंस भूमिका निभाते हैं जो है चुनाव के दौरान ये लोग। दबाव समूह में जैसे कि छात्र संघ हो गया कोई, ठीक है, जैसे कोई छात्र संघ हो गया, छात्र संघ हो गया ना, छात्र संघ हो गया, मजदूर संघ हो गया, मजदूर संघ हो गया, ठीक है, श्रमिक संघ हो गया, या और भी तमाम प्रकार के जो अखिल स्टूडेंट वाला जो अखिल भारतीय विद्या परिषद हो गई, या तमाम प्रकार के संघ होते हैं जैसे आरएसएस वगैरह है, या और भी, मतलब आरएसएस तो उतना ज़्यादा नहीं, मतलब कि वो तो राजनीतिक ही चीज़ें आप देखेंगे मिलेगा उसमें, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कुछ ऐसे संगठन होते हैं जो कि एक प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज़ पर दबाव डालते हैं और दबाव डाल करके काम करवाते हैं। वो एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग नहीं लेते, ना अप्रत्यक्ष रूप से लेते हैं, लेकिन हाँ वो प्रभाव डालते हैं प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी। जैसे जो पूरा बच्चों का संगठन है तो बच्चों के लिए अगर गलत काम होगा तो एक प्रकार से बच्चे कहेंगे भाई मैं वोट नहीं डालूंगा इस पार्टी को, तो पार्टी पर प्रेशर पड़ेगा और पार्टी बच्चों के लिए काम करेगी। तो ये होते प्रेशर ग्रुप जो कि दबाव डाल करके काम करवाते हैं अपने हित के लिए, समाज हित के लिए, जनता के हित के लिए, अपने संगठन के हित के लिए काम करवाते हैं। किससे? पॉलिटिकल पार्टी से, सरकार से काम करवाते हैं। वही होती है पॉलिटिकल एक प्रकार से जो ये होते हैं दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स।
7वां चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मतदान व्यवहार के निर्धारकों के बारे में, यानी कि डायमेंशंस ऑफ वोटिंग बिहेवियर, यानी कि एक प्रकार से जो वोट डालने के निर्धारक होते हैं, वोट डालने का अधिकार कैसे मिलता है, कौन कौन वोट डाल सकता है, कहाँ कहाँ पर वोट डाल सकते हैं, सारी चीज़ें जानकारी वोट से संबंधित मैं बताऊँगा। इसके अलावा जाति और राजनीति, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, भारत में तो ज़बरदस्त तरीके से कास्ट एंड पॉलिटिक्स तो हो रही है लगातार। कास्ट के नाम पर आप देख रहे हैं राजनीति में लोग वोट मांगते हैं और उसी के आधार पर टिकट दिए जाते हैं। यूपी वगैरह में तो, यूपी बिहार तो ज़्यादा बदनाम ही है इस मामले को लेकर के। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग और निर्वाचकीय सुधार क्या है। इलेक्शन कमीशंस एंड इलेक्टोरल जो रिफॉर्म्स हैं, रिफॉर्म्स माने सुधार, यानी जो एक प्रकार से चुनाव में, भारतीय चुनाव में जो सुधार किए गए हैं वो सुधार कौन कौन से किए गए हैं इसके बारे में जानेंगे। और निर्वाचन आयोग किसे कहते हैं इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इसके अलावा अलगाव की राजनीति और समायोजन, अलगाव की राजनीति, द पॉलिटिकल सक्सेशन एंड जो है एक्यूमोडेशन, यानी कि अलगाव की जो राजनीति होती है, समायोजन। अलगाव की राजनीति मतलब क्या होता है कि जब कभी एक राज्य दूसरे तरीके से बिहेवियर करने लगता है इसी किसी देश के प्रति, या ऐसे ही समायोजन एक देश मतलब सभी को तालमेल बैठा करके कैसे चलना चाहिए, सारी जानकारी मैं यहाँ पर देखूंगा। इसके अलावा 11वें चैप्टर में हम लोग भारत में धर्म और राजनीति के बारे में समझेंगे, यानी भारत में किस तरीके से धर्म और राजनीति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किस तरीके से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भारत में रिलीजन एंड पॉलिटिक्स दोनों के बारे में विस्तार से जानने वाला हूँ इसके बारे में। उसके बाद में 12वें चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 12वें चैप्टर में हम लोग देखेंगे भैया क्या, भारत में धर्मनिरपेक्षता, यानी कि जो सेकुलरिज्म है इंडिया में उसके बारे में समझेंगे। भारत में धर्मनिरपेक्षता पाश्चात्य देशों की धर्मनिरपेक्षता से बिल्कुल अलग है। भारत किसी भी धर्म को ऐसा नहीं कि नहीं मानता है, भारत का सब धर्म अपना है, यानी भारत सभी धर्मों में समान आस्था रखता है। भारत में सभी धर्मों को मौलिक अधिकार मिला हुआ है, सभी धर्म के व्यक्ति स्वतंत्र हैं, अपनी मंदिर बनवा सकते हैं, अपनी मस्जिद बनवा सकते हैं, अपनी कुछ भी बनवा सकते हैं, यानी कि वो अपने मंदिर में पूजा करने का उनका अधिकार है, अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है, अपने धार्मिक कर्तव्यों को करने का अधिकार है उनको, ठीक है। तो इस तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक भारतीय संविधान में दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे धर्मनिरपेक्षता भारत में है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब सीधा सीधा होता है कि भाई भारत का कोई अपना धर्म नहीं होगा, भारत सभी धर्मों में समान निष्ठा रखेगा, समान तरीके से जो है विकास के अवसर सभी को प्रदान करेगा, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव धार्मिक स्तर पर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन है, सकारात्मक कार्यवाही की नीतियाँ, जैसे महिलाओं के लिए, जातियों के लिए और वर्गों के लिए जो एक प्रकार तमाम प्रकार के जो कार्य किए गए हैं भारतीय सरकार के द्वारा उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ जो तमाम सारी रही, जैसे निर्जातीयता, एक राष्ट्रीयकरण में लौकिक मतलब कि राष्ट्रीयकरण में या एक राष्ट्रीयता के में जो बाधक तत्व होते हैं उसमें खासकर निर्जातीयता, भाषावाद हो गया, क्षेत्रवाद हो गया, ठीक है, जातिवाद हो गया, बहुमत हो गया, अल्पसंख्यक हो गया, अल्पसंख्यक संप्रदाय और बहुसंख्यक संप्रदाय होगा, भ्रष्टाचार हो गया, ये सब एक देश को खोखला करते हैं। ये सब क्या है, इन सभी के बारे में डिटेल में मैं जानकारी ग्रहण करूंगा और आपको पूरी जानकारी मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा, ठीक है। अंग्रेजी में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सारी चीज़ें, क्लियर। तो इस तरीके से सारे चैप्टर हम लोग देखेंगे। इसके अलावा 15वें चैप्टर में हम लोग दल बदल की राजनीति देखेंगे, यानी जो पॉलिटिक्स ऑफ मतलब कि पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन जो होता है, यानी कि दल बदल की राजनीति। भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून शामिल किया गया, दल बदल कानून। जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारे सांसद लोग जो होते हैं या बहुत सारे लोग दल बदल नहीं लेते हैं। आप देखते हैं अभी हाल फिलहाल में मोदी जी का जो मतलब कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो मोदी जी को लेकर के भादा कि भाई नीतीश कुमार मिलेंगे मोदी जी से कि नहीं मिलेंगे, अलग चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे, या दक्षिण भारत के जो नेता थे वो ऐसे बात चल रही थी कि वो शायद कांग्रेस में चले जाएँ, ऐसे लोग कह रहे थे, लेकिन वो नहीं गए। अगर वही चले जाते तो वही दल बदल हो जाता, ठीक है। यही सी चीज़ें होती कि भाई एक दल दूसरे दल में चले जाते तो उससे पूरा भंग हो जाता सिस्टम। तो इस तरीके 16वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन की राजनीति बताएं। पॉलिटिक्स ऑफ प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन जो होता है वो एक प्रकार से राज्यों में लगाया जाता है। ऐसा राज्य जहाँ पर एक प्रकार से मुख्यमंत्री का कार्यकाल ना चल रहा हो, मुख्यमंत्री अपने काम को करने में असमर्थ हो जाता है, कोई दिक्कत का सामना होता है, तो राष्ट्रपति शासन वहाँ पर राज्यपाल जो एक प्रकार से राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है और राज्यपाल के अंडर में सारा शासन आ जाता है। राज्यपाल एक प्रकार से चूँकि राष्ट्रपति चुनाव करता है राज्यपाल का, यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो राज्यपाल जो एक प्रकार से करेगा वो राष्ट्रपति की अनुमति के अनुसार ही करेगा और राष्ट्रपति बेसिकली किसके अनुसार करेगा काम, प्रधानमंत्री के अनुसार ही करेगा।
राष्ट्रपति ऐसे जानो घर में दादा होते हैं आपके, वो राष्ट्रपति हैं और पापा आपके प्रधानमंत्री हैं। तो भले ही दादा आपके एक प्रकार से बूढ़े हैं लेकिन उनका कुछ करने लायक नहीं है, लेकिन उनका सिग्नेचर तो जरूरी है। ऐसे भारत में राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति बेसिकली क्या होता है, वो एक प्रकार से बस नाम मात्र का मुखिया होता है देश का, लेकिन वास्तव में एक प्रकार से वास्तविक कार्यपालिका का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री ही सारे कामों को करता है। बस राष्ट्रपति एक मुखिया के तौर पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होता है और उसको करना पड़ता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। इस तरीके से आप लोगों के लिए मैं इस सभी सिलेबस को डिस्कस करने का प्रयास करूंगा और विस्तार से हम लोग इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही साथ एक चीज़ मैं और आपको बताना भूल गया, अगर आप लोगों ने को करिकुलर मास्टर नाम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ कर लेंगे, क्योंकि उस चैनल पर आपको आपके जैसे कि आपको पढ़ना पड़ेगा थर्ड सेमेस्टर में ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन या आप में को करिकुलर सब्जेक्ट के रूप में शामिल है। जैसे कि आपने सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पेपर दिया, फर्स्ट एंड हेल्थ का पेपर दिया, फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पेपर जैसे आपने दिया, ऐसे ही आपको थर्ड सेमेस्टर में ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर देना होगा। तो उसकी तैयारी विधिवत तरीके से आपकी को करिकुलर मास्टर चैनल पर करवाई जाएगी। किस पर? को करिकुलर मास्टर नाम का एक यूट्यूब चैनल है जो कि मैंने आपके परीक्षाओं की तैयारी के लिए बनाया है। इसको आप सब्सक्राइब करेंगे, यहाँ पर आपको सारी डिटेल में जानकारी उसके सिलेबस वगैरह मिल जाएंगे। जल्द ही मैं उस पर पूरा प्रोवाइड करवा दूंगा और संपूर्ण सिलेबस उसका भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।